सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। आइए हम जिस अच संधि के विषय में 2 दिन से पढ़ रहे हैं, आज उसी विषय को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। कल हमने संधि के विषय में जो अच संधि का विभाग था, उसमें 2 संधियों को पढ़ा था। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वह स्थिति के आधार पर पढ़ा रहा हूँ। मेरा कोई ऐसा क्रम नहीं है कि नहीं पहले सवर्ण दीर्घ संधि पढ़ानी है फिर यण संधि पढ़ानी है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो उचित लगा, ठीक लगा, मैंने स्थिति को देखा कि संधियां जो हैं वो किन किन स्थितियों में की जाती हैं, और मैंने आपको स्थिति के अनुसार ही संधि को पढ़ाना प्रारंभ किया। तो कल मैंने प्रथम स्थिति जो हमारे पास थी उस प्रथम स्थिति के आधार पर पढ़ाया था, और वह स्थिति ये थी कि कई बार क्या होता है कि उत्तर पद जो होता है वो निमित्त होता है और पूर्व पद जो होता है वो कार्यस्थल होता है। हमने 2 संधियां कल इस विषय में पढ़ी, और आज हम अगले नियम के अनुसार, जो कि ये है कि कई बार क्या होता आपने देखा होगा, संधि जो होती है वो पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों के स्थान पर होती है। ये इसका दूसरा विभाग है कि संधि कई बार क्या होती है कि पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों के स्थान पर होती है। इसलिए मैंने आपके सामने एक डायग्राम सा बनाया है, इसको आप देखिए। मैंने यहाँ पर लिखा ये पूर्व पद है, ठीक है। पूर्व पद का अंतिम वर्ण, संधि कहाँ पर होगी? पूर्व पद का अंतिम वर्ण। और इधर जो दिया हुआ है ये उत्तर पद का आदि वर्ण। एक तरफ पूर्व पद का अंतिम वर्ण होगा और दूसरी तरफ जो है वो उत्तर पद का आदि वर्ण होगा। फिर क्या होगा, इन दोनों के स्थान पर पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का आदि वर्ण, इन दोनों के स्थान पर एक कार्य होगा। केवल ऐसा कार्य होगा जो पूर्व पद से भी मेल खाता हो और उत्तर पद से भी मेल खाता हो। एक ऐसा कार्य किया जाएगा। इस डायग्राम को आप याद रखना, ये डायग्राम ही अगली 3 संधियों में काम आएगा आपके। अर्थात 3 जो संधियां हैं वो इसी डायग्राम पर चलती हैं। तीनों संधियां इसी डायग्राम पे चलती हैं कि जहां पूर्व पद का जो है वो अंतिम वर्ण होता है और उत्तर पद का आदि वर्ण होता है, और इसके बाद वर्ण होने के बाद यहाँ पर कार्य प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो संधि पढ़ेंगे वो है गुण संधि। देखिए, गुण संधि पढ़ने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्याकरण के अंदर गुण कहा किसे जाता है। लोक में तो हम गुण कहते हैं किसी पदार्थ का जो धर्म होता है, जैसे शुक्लत्व, पटुत्व आदि जो है वो उसके धर्म कहलाते हैं, वो उसके गुण कहलाते हैं। ठीक है, और गुण जो होता है गुणी पर आश्रित होता है। हम बिना गुणों से गुणी को कभी नहीं बता सकते। आपसे ये कहा जाए घड़ा कैसा है, तो आप घड़े को नहीं बताते हो। घड़े में स्थित जो गुण हैं उन गुणों के आधार पर आप घड़े को मात्र प्रकट करते हो। तो यहाँ पर आज हम समझेंगे यहाँ पर गुण क्या है। व्याकरण के अंदर गुण कोई और है, न्याय के अंदर गुण कुछ और है, वेदांत का गुण कुछ और है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं केवल व्याकरण के गुण को लेकर। तो व्याकरण में गुण क्या है, इसके लिए पाणिनि ने एक सूत्र दिया है, वह है अदेंग गुणः। सूत्र क्या है? अदेंग गुणः। इसको समझ लीजिए। केवल 3 ही वर्ण व्याकरण में गुण संज्ञक माने गए हैं, छोटा अकार, एकार और ओकार। अदेंग गुणः, अ ए ओ इत्येते वर्णाः गुण संज्ञकाः भवन्ति। ये जो वर्ण हैं अकार, एकार और ओकार जो है ये गुण संज्ञक होते हैं। तो गुण संधि में आप इस बात को याद रखना कि कहीं ना कहीं इन्हीं वर्णों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ऊपर जो स्थिति आपके सामने बनी हुई थी कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का आदि वर्ण, इन दोनों के स्थान पर एक कार्य होगा। तो वो जो एक कार्य होगा वो गुण के रूप में जो एक कार्य आप करेंगे वो या तो ए होगा या फिर ओ होगा। ठीक, यही आपका आदेश होगा।
तो गुण संधि में इसीलिए इसका नाम क्या है, गुण संधि है। और ये गुण संधि इसका नाम भी आदेश के नाम पर है, क्योंकि वहाँ गुणादेश किया जाता है, इसलिए इसका नाम भी गुण संधि है। आइए हम गुण संधि का सूत्र देखते हैं। गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। ठीक है, आप कभी कंफ्यूज मत होना इस बात में कि गुण संधि का सूत्र कौन सा और गुण संज्ञा का सूत्र कौन सा है। अगर जहां गुण संज्ञा की बात आए तो वहां गुण संज्ञा का जो सूत्र है वो है अदेंग गुणः, और गुण संधि की बात आए तो गुण संधि का जो सूत्र है वो है आद गुणः। ठीक है, दोनों अलग अलग सूत्र हैं, अलग अलग प्रकरण में पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले वही मैंने जो कल तरीका अपनाया था, सबसे पहले इसको हम पदच्छेद और विभक्तियों में देख लेते हैं कि अदेंग आद गुणः ये जो सूत्र है इसमें पद कितने हैं और उसमें विभक्तियां कौन सी हैं। मैंने कल ये आपसे बात कही थी कि जब हम विभक्तियों को पहचानने लग जाएंगे तो विभक्तियों का अगर हमें अर्थ मालूम है तो विभक्तियों के अर्थ के द्वारा हम सूत्रार्थ बनाना सीख सकते हैं। बहुत आसान प्रक्रिया होती सूत्रार्थ बनाने की। तो देखिए आद गुणः, अब ये जो आत है ये पंचमी का है, इसके लिए मैं आपको एक वो देना चाहूँगा उदाहरण। जैसे रामात रूप बनता है, बालकात बनता है, वहाँ भी आत होता है, वही आत यहाँ पर है। तो आत मतलब 5 एक, ठीक है, और गुणः मतलब 1 1। ये मैंने कल कहा था आपसे कि जहाँ पर प्रथमा से पद कोई निर्देशित होता है वो आदेश के रूप में होता है। ये क्या है, आदेश है कि ऐसा फला फलादेश होता है। अब ये पंचमी है तो पंचमी का मतलब होता है आगे साइड, आगे की तरफ। ठीक है, पंचमी का मतलब आगे की तरफ, और आगे की तरफ है तो यहाँ पर अकार से पंचमी है, इसका रूप आत बनाया है। तो हमें इतना तो अर्थ समझ में आ ही गया कि अकार के बाद या अकार से आगे, कहीं पर आ लिखा हुआ है, उस आ के बाद। ठीक है, ये आत और गुणः, गुणः जो कि आदेश है, तो अकार के बाद क्या होता है, गुणः, गुण हो जाता है। अब समस्या ये है कि अगर आकार के बाद गुण होगा तो आगे भी तो कुछ होगा ना उत्तर पद में, क्योंकि ये जो नियम ऊपर चला था, जो आपने दिखाया था कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों के स्थान पे कार्य होता है। तो पूर्व पद में अगर मान लीजिए हमारे सामने आ है, पूर्व पद में अगर मान लीजिए आ है तो उत्तर पद में भी तो कुछ होना ही चाहिए ना। ठीक है, तो वो अब आगे बताएंगे उत्तर पद में क्या हो। अब देखिए यहाँ तो आपको कुछ नहीं सूत्र ने दिया है, केवल आद और गुणा बोला, तो आपको उत्तर पद खोजना पड़ेगा कि उत्तर पद में ऐसा क्या है। तो अवर्ण के बाद क्या है, अच प्रत्याहार हो। देखिए अच कहने से मैंने आपको कल भी कहा था अ ई उ रि री ए ओ ऐ औ, ये 9 जो हैं वो स्वर वर्ण आ जाते हैं। क्या कहने से, अच कहने से। अच कहोगे तो आपके सामने 9 जो हैं वो स्वर वर्ण आ जाएंगे, इनको अच कहा जाता है। ठीक है, तो अवर्ण के बाद अगर पूर्व पद के अंत में क्या हो, आपका आ हो, और उत्तर पद के आदि में आ से लेके और औ तक का कोई भी वर्ण हो, आ से लेके औ तक का कोई भी वर्ण हो, तब क्या होता है। तो आगे देखिए पंक्ति क्या दी है, कहते ऐसी स्थिति में पूर्व तथा पर के स्थान पर गुण अंतरतम आदेश होता है। ये अंतरतम याद रखना, पूर्व और पर के स्थान पर क्या होता है, गुण अंतरतम आदेश होता है। ठीक है, जब हम इसको उदाहरण देखेंगे तो मैं आपको इस बात को समझाऊंगा कि अंतरतम क्यों रखा है इन्होंने और अंतरतम का मतलब क्या है यहाँ पर। तो दोनों के स्थान पर क्या होता है, गुण अंतरतम आदेश होता है। कब होता है, जब पूर्व पद में आ हो और उत्तर पद में अच हो। अच बोले तो अकार से लेके और औकार तक के जितने वर्ण है वो सब अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। 9 वर्ण है इसके अंदर। तो ऐसी स्थिति में दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर जो है वो आपका गुण अंतरतम आदेश हो जाता है। देखिए आपकी स्थिति ऐसी रहेगी, एक डायग्राम टाइप का बना हुआ यहाँ पर है कि आपकी स्थिति तब कैसी रहेगी। तो स्थिति देखेंगे आप, तो पूर्व पद में जो है, पूर्व पद में आपको ये पूर्व पद के हैं और ये उत्तर पद के हैं। ठीक है, और ये जो है ये आदेश है। मैं आपको इसको दूसरे रंग के कर देता हूं, ये जो है ये आदेश है। ठीक है, तो पूर्व पद में ये होगा, उत्तर पद में दूसरे वर्ण होंगे और आदेश ये हो जाएगा। जैसे देखिए पूर्व पद में क्या होगा, या तो अकार होगा या फिर आकार होगा। ठीक है,
अकार या आकार होगा, उत्तर पद के आदि में ई होगा या फिर ईकार होगा, और उन दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, एकार हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। अब आपके मन में मान लीजिए एक प्रश्न उठ सकता है कि जी दोनों के स्थान पर ए ही क्यों हुआ, क्योंकि गुण संज्ञक केवल ए नहीं था ना, आपने गुण संज्ञा 3 की बताई थी हमें। किस किस की बताई थी? एक आ की बताई थी, ए और ओ। जब ये 3 वर्णों की आपने गुण संज्ञा बताई है तो हम आ और ई मिलाकर जो है वो ए क्यों माने, ए ही क्यों करें? ठीक है, इसके स्थान पर तो हम ओ भी कर सकते हैं या आ भी कर सकते हैं। आप ए कर रहे हो एक अलग मैटर है, हमारी इच्छा ए करने की नहीं है, हम दोनों के स्थान पे ओ कर लें तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसके लिए एक नियम है। देखिए ऐसे ही नहीं रख दिया कि आ प्लस ई प्लस बराबर ए कर दिया, ऐसे नहीं कर दिया, इसके पीछे कारण है। हमें क्या करना पड़ेगा, इनका स्थान देखना पड़ेगा। देखिए अकार का स्थान जो है वो कंठ होता है और इकार का स्थान तालु होता है। ठीक है, तो कंठ और तालु हो गया। ये जो एकारादेश हो रहा है ये किसके स्थान पर हो रहा है? कंठ वर्णीय अकार के स्थान पर और तालु वर्ण वो तालु स्थानीय इकार के स्थान पर। तो अब ये तो आप समझेंगे कि इन दोनों के स्थान पर जो आदेश होगा वो ऐसा हो जिसमें कंठ भी आए और तालु भी आए, ऐसा हो ना। मतलब आपके माता पिता नहीं है तो उनका अगर उनकी कोई जगह लेता तो ऐसा व्यक्ति हो जो माँ वाला प्यार भी दे और पिता वाला भी प्यार दे, तभी तो आप उसको स्वीकार कर पाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जो आदेश हो वो ऐसा हो जो कंठ स्थानीय आकार से भी मिलता हो और तालु स्थानीय इकार से भी मिलता हो। तो ऐसा जो आदेश है वो केवल ए है, ए देतो कंठे तालव्यौ। ठीक है, क्योंकि इसमें जो संध्यक्षर ए है इसमें कंठ और तालु दोनों हैं, इसलिए हमने आ और ई के स्थान पे क्या किया, ओ किया। ठीक, इसी प्रकार से आपका दूसरा भी उदाहरण है कि अ या फिर आ प्लस उ या उ बराबर क्या हो जाता, ओ हो जाता है। अब यहाँ पर भी आप ये प्रश्न उठा सकते हैं कि जी ओ क्यों किया, हम ए भी कर सकते हैं या दूसरा भी तो कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात है, हालांकि आप करने को कुछ कर सकते हो लेकिन एक सिद्धांत के अनुसार, नियम के अनुसार जब आप चलोगे तो यहाँ पर भी आकार का जो स्थान है वो कंठ है। क्या स्थान है इसका? कंठ है। और उकार या उकार का स्थान क्या है इसका? आपका ओष्ठ है। ठीक है, तो अब दोनों के स्थान पे जो आदेश होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? कंठ और ओष्ठ। ओ दो तौ कंठ ओष्ठ्यौ। ओकार और औकार जो हैं वो कंठ और ओष्ठ वाले होते हैं। इसलिए आदेश कैसा करना आपको, जिसमें कंठ भी हो और जिसमें ओष्ठ स्थान भी हो। वो केवल घटता है ओकार के अंदर, एकार में नहीं है, अकार में नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसलिए अ प्लस उ बराबर ओ ही होगा, ए नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे लगता है शायद आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार से अकार और आकार प्लस रिकार या रीकार। ठीक है, अगर ये स्थिति हो तो क्या होगा? तो कहते हैं उन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। उन दोनों के स्थान पे क्या होगा, अर होगा। ये आदेश हो जाता है। कहते जी गुण में तो आ था, यहां ये रा कैसे आ गया? जब हमने गुण देखा था ऊपर जी, अधिंग, जब हमने अधिंग गुण देखा वहां तो आ ए ओ इनकी गुण संज्ञा थी, वहां रा तो था ही नहीं, ये रा कैसे आ गया? तो एक सूत्र इसके लिए आप याद रखना। सूत्र छोड़िए, पहले आप सिद्धांत याद कर रख लीजिए। देखिए री के स्थान पर, ये जो री है इसके स्थान पर कभी भी अगर आ ई या उ हो, तो मान ली री के स्थान पर कभी आ आदेश हो रहा हो या ई आदेश हो रही हो या उ आदेश हो रहे हो, तो उसमें याद रखना ये सीधे नहीं होते हैं, इन सब के पीछे क्या लग जाता है, रा लग जाता है।
क्या लग जाता है, रा। अर्थात आ जो है वो अर हो जाएगा, ई जो है वो इर हो जाएगी, ऊ जो है वो उर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्यों हो जाएगा, इसका भी कारण है। कारण ये है कि देखो, आ का स्थान क्या है, कंठ है, ई का स्थान तालु है, ऊ का स्थान ओष्ठ है, परंतु री का स्थान क्या है, मूर्धा है। ऋतु रसा मूर्धा, री टू रसा। देखो री टू रा, अब देखो रा आ गया ना, रा कहने से क्या होगा, ये जो आपके रा लगाया है इसके कारण से इसका स्थान मिल जाता है री के साथ। इसलिए क्या होता है कि आ और आ प्लस इधर री और री है, तो उसके स्थान पे होता है अर। क्या होगा उसके स्थान पर, अर आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ली है तो क्या आदेश हो जाएगा, अल। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है, यही यहां पर आपका गुण है कि जब आपके पूर्व पद के अंत में आ या आ हो और उत्तर पद के आदि में ए या वो ई या ई हो तो वहां ए हो जाएगा, और पूर्व पद के आदि अंत में आ या आ हो, उत्तर पद के आदि में ऊ या ऊ हो तो वहां ओ हो जाएगा। यहाँ पर री और री हो तो अर हो जाएगा, यहाँ ली तो अल हो जाएगा। यही बस आपको याद रखना है। अगर आप इसको याद रख लेंगे तो आपके लिए गुण संधि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब इसके हम उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण क्या है। तो देखिए, एक एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर सभी का। यहाँ पर दिया रमा प्लस ईशा। अब आप देखिए, रमा ये जो कि पूर्व पद है, ईशा उत्तर पद है। ठीक है, स्थितियां बन रही है, वहां पर क्या था, पूर्व पद प्लस उत्तर पद और दोनों के स्थान पर कोई कार्य। तो पूर्व पद है रमा, और रमा का आ पूर्व पद का अंतिम है, ईशा का ई उत्तर पद का आदि है। अब हमें दोनों के स्थान पे ऐसा आदेश करना है जो आ का भी भाग हो और ई का भी भाग हो, तो हम क्या कर देंगे, दोनों के स्थान पर ए कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हित में भी हित प्लस उपदेशा। अब हित प्लस उपदेशा के अंदर भी हित जो है ये पूर्व पद है, और पूर्व पद का अंतिम क्या है, आ। उपदेशा का उत्तर पद का आदि क्या है, ऊ। तो दोनों के स्थान पर हम ऐसा आदेश करेंगे जो दोनों से मेल खाता हो। ऐसा आदेश केवल आपके पास है ओ, इसलिए हितोपदेशा ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसी देव प्लस ऋषि। अब देव और प्लस ऋषि के अंदर हम ऐसा ही आदेश करेंगे, क्योंकि देव पूर्व पद है, ऋषि उत्तर पद है, तो देव पूर्व पद का आ है, ऋषि का री है, तो ऐसा आदेश करेंगे जो दोनों के स्थान पे मेल खाता हो। तो मैंने क्या कहा कि जब कभी भी री के स्थान पे आदेश होगा तो वो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो देवर्षि, महर्षि, नारदर्षि, ऐसा करके उदाहरण बनते इसके। इसी प्रकार से तब प्लस लृकारा। अब तब प्लस लृकारा जो है, इसकी बात करें तो लृ के स्थान पे क्या हो जाएगा और आ के स्थान पे क्या हो जाएगा, अल। क्या हो जाएगा, अल। रूप बनेगा तवलकारः। ठीक है, ये आपके गुण संधि के उदाहरण है, और गुण संधि का इतना ही प्रकरण है। ठीक है, अगला जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम वृद्धि संधि। देखिए आप वृद्धि संधि को, ये जो है वृद्धि संधि है, और वृद्धि संधि पढ़ने से पहले मैंने जैसे गुण संधि के बारे में आपको बताया, गुण क्या है, इसी प्रकार से आइए पहले हम जानते कि वृद्धि किसे कहते हैं। ठीक है, वैसे तो लौकिक अर्थ में वृद्धि का अर्थ होता है वर्धन, बढ़ना। ठीक है, निरुक्तकार ने वर्धते जब क्रिया विकार को कहा, भाव विकार को कहा, तो कहा स्वांगाभ्युच्चयम सांयोगिका नाम व अर्थानाम। वृद्धि दो प्रकार से होती है, या तो अपने अंगों से बढ़ना, या अपने से संबंधित जो पदार्थ हैं उनका बढ़ना। जब व्यक्ति से संबंधित पदार्थ बढ़ते हैं तभी व्यक्ति की वृद्धि मानी जाती है। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े मकान हैं, तो उसकी वृद्धि मानी जाती है। और जब व्यक्ति अपने अंगों से बढ़ता है, बुद्धि से बढ़ता है, तब भी उसको वृद्धि ही कहा जाता है, परंतु ये लौकिक अर्थ है। व्याकरण के अंदर वृद्धि का अर्थ वो नहीं है जो लोक में होता, वर्धन। व्याकरण के अंदर वृद्धि एक कृत्रिम संज्ञा है। पाणिनि ने दो प्रकार की संज्ञाएं की हैं, एक संज्ञा की है कृत्रिम और दूसरी संज्ञा है प्राकृतिक, लौकिक संज्ञा। ठीक है, तो ये जो वृद्धि है ये कैसी संज्ञा है, कृत्रिम है। गुण कैसी संज्ञा है, कृत्रिम है। तो इतना तो आप याद रख सकते हो, खैर वृद्धि का मतलब बड़ा हुआ। गुण के अंदर क्या किया था आपने,
ह्रस्व अकार को गुण में माना था, जो ह्रस्व आ था इसको गुण माना था। तो वृद्धि में आप क्या कर दोगे, दीर्घ को क्या मान लो, वृद्धि मान लो, बड़ा है ना, देखो वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से वहां ए था, आई को क्या करना, आपको वृद्धि मान लेना। आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं कि ऐसा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से ओ जो है ये गुण में आ गया था, तो इसका जो बड़ा औ है इसको आप वृद्धि मान लीजिए, ठीक है। तो वृद्धि क्या हो गई, वृद्धि हो गई तीन चीजें, आ, आई और औ। इन तीनों को क्या कहते हैं व्याकरण में, वृद्धि। देख लीजिए इसको, पंक्ति लिखी हुई है यहां पर। वृद्धि मतलब आ, आई, औ, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, ठीक है। ये वृद्धि क्या है इसके बारे में बताया। अब वृद्धि संधि क्या है उसके बारे में बताएंगे। देखिए कभी कंफ्यूज मत होना इस बारे में कि जब आपसे पूछा जाए कि वृद्धि संधि किससे होती है, तो वृद्धि राधेच मत कहना, क्योंकि वृद्धि राधेच जो है वो वृद्धि संज्ञा करता, ना कि संधि करता। संधि का जो सूत्र है वो है वृद्धि रेची। क्या है, वृद्धि रेची। अब ये वृद्धि रेची जो सूत्र है इसको पहले हम पदच्छेद और विभक्तियों में विभक्त कर लेते हैं। देखिए यहां पर भी दो पद हमें दिखाई पड़ते हैं, एक है वृद्धि और दूसरा है एची, ठीक है। मैंने आपको पहले भी एक बात कही थी कि सूत्र में अगर कोई पद प्रथमा से निर्देशित है, प्रथमा विभक्ति के द्वारा है, तो फिर वो आदेश माना जाता है। यहां पर देखिए जो वृद्धि है ये प्रथमा के द्वारा है, एक एक लिखा हुआ। अब एक एक है तो ये क्या माना गया, आदेश, आदेश हो गया, ठीक है। तो इतना अर्थ आप सीधे कर लीजिए, वृद्धि आदेश भवती होता है, वृद्धि आदेश होता है। अब कंडीशन क्या है, ठीक है, वहां पर कब होता है ये बाद की चर्चा है, लेकिन आप सूत्र से इतना अर्थ समझ जाएंगे कि वृद्धि आदेश होता है, वृद्धि आदेश होता है, इसने से आप समझ गए। अब कब होता है ये अलग की बात है। देखो यहां पर एक पद और दिया है एची, एची दिया, एची जो रूप बनता वो एच का बनता है, ठीक है। एची रूप किसका बनता है, एच का। तो देखिए एच में कितने वर्ण आते हैं, चार, ए, ओं, आई, औच, जितने संध्याक्षर हैं चार, ए, ओ, आई, औ, ठीक है। ये संध्याक्षर चारों संध्याक्षर किसके अंतर्गत आ जाते हैं, एच के अंदर का। और यहां पर विभक्ति कौन सी है, सात। सात जो विभक्ति है उसका कारक चिन्ह क्या होता, में और पर। हम यहां पर अर्थ ले लेते हैं। अर्थ हुआ एच के परे रहते, एच के परे रहते, अर्थात उत्तर पद में क्या होने चाहिए, तो कहते उत्तर पद में चार वर्ण होने चाहिए, या तो ए हो, या फिर आई हो, या फिर ओ हो, या फिर औ हो। ये चार वर्ण होने चाहिए उत्तर पद में, ठीक है। उत्तर पद में होने चाहिए आपके चार, ए, आई, ओ या औ। अगर ये चार वर्ण आपके उत्तर पद में हैं, ठीक है, और पूर्व पद में क्या हो, तो कहते हैं अनुवृत्ति पीछे से आती है आत, आवर्ण हो उत्तर पद में। उत्तर पद में क्या हो, तो उत्तर पद में होना चाहिए आपका अकार, ठीक है। तो आ के बाद अगर क्या हो जाए, ए हो जाए, आई हो, ओ हो, या फिर औ हो, तो वहां पर दोनों के स्थान पर, अवर्ण के स्थान पर और ऐकार के स्थान पर क्या हो जाता है, वृद्धि एक आदेश। अब वृद्धि देखिए किसकी संज्ञा है, वृद्धि संज्ञा है ऐ की, तो ऐ हो जाएगा, आ, ए प्लस ऐ, क्योंकि वृद्धि बोला है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है, ना उठे तो बहुत बढ़िया है, जितना ज्यादा व्यक्ति शंकालु होता है उतना परेशान रहता है, इसलिए ज्यादा शंका भी जिंदगी में नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो परंतु फिर भी चलो शास्त्र की दृष्टि से या आपके समाधान के लिए, कल के लिए प्रश्न उठे आपके दिमाग में, तो एक समाधान मैं कर दूं यहां पर। देखिए हमने भी गुण संधि पढ़ी, गुण संधि में भी यही बात थी। गुण संधि में क्या कहा गया था कि आकार के बाद अगर अच हो, तो अच बोला था, अच में सारे स्वर वर्ण आते हैं, तो स्वरों के अंतर तो हमारे ए, आई, ओ और औ भी तो आ जाते हैं। तो अगर आकार के बाद ए, आई, ओ, औ होंगे तब भी तो गुणी संधि होगी, वृद्धि कैसे हो सकती है। आया आपको समझ में कि अगर मान लीजिए आपने अधिंग गुण वो आद गुण पढ़ाते समय ये कहा था कि अवर्ण के बाद अगर अच हो तो दोनों के स्थान पर गुण होता है, तो अच में जो हैं वो आपके संध्याक्षर भी तो आते हैं।
अर्थात ए भी आता है, ऐ भी आता है, ओ आता है, औ आता है, ये भी तो संधि अक्षर आते हैं। तो यहाँ पर उस सूत्र के अनुसार तो गुण संधि होनी चाहिए। वृद्धि कैसे कर सकते हो आप? तो आप ऐसा लिख लीजिए, ये जो वृद्धि रेची अर्थात जो वृद्धि संधि है, जो कि वृद्धि रेची से जिसका विधान किया जाता है, ये गुण संधि का अपवाद है। क्या है? अपवाद है, क्योंकि संधि अक्षर में कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। और संधि अक्षर से पहले वर्णों में क्या होगी? गुण संधि होगी। इस बात को याद रखना, ठीक है? कभी भी ऐसा मत कर देना कि वृद्धि हो वहां गुण लगा दो। आप कहो कि जी वहां तो ऐसा ही बताया था, ऐसा नहीं है। ये जो वृद्धि रेची है, ये गुण संधि का क्या है? अपवाद है। क्या है ये? अपवाद है। तो अपवाद पहले लगता है और अपवाद के बाद ही उत्सर्ग लगता है। उत्सर्ग मतलब कॉमन सूत्र लगता है, ठीक है? तो यहां पर हमें क्या करना? गुण करना। एक बार अर्थ देख लेते हैं इसका। तो अवर्ण के बाद एच परे हो, तो क्या परे हो? एच परे हो। अवर्ण के बाद अगर एच परे हो तो पूर्व तथा पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश होता है। क्या होता है? वृद्धि एकादेश, ठीक है? उदाहरण देखते हैं इसके हम। जैसे सदा पिलस एव, एक उदाहरण दिया आपके सामने, सदा पिलस एव। अब सदा पिलस एव में आपको क्या देखना है कि देखिए, सदा जो है ये पूर्व पद का अंतिम क्या है? आ, और एव उत्तर पद का आदि क्या है? ए, ठीक है? सदा जो है वो पूर्व पद का अंतिम यहां पर आ है और ए में उत्तर पद का आदि ये है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो गया? वृद्धि एकादेश आई, ना कि ए। ए गुण एकादेश है और जो आई है ये क्या है? वृद्धि एकादेश है। तो दोनों के स्थान पे क्या हो गया? वृद्धि एकादेश। अर्थात आ और ए के स्थान पर आई हो गया, एक के स्थान पे नहीं होगा। केवल आ के स्थान पे नहीं हुआ, केवल आई के ए के स्थान पे नहीं हुआ, अपितु आ और ए के स्थान पर आई हुआ। यही वृद्धि एकादेश है, ठीक है? तो आपका रूप बनता है सदैव। ऐसी महाप्लस ऐश्वर्य, ठीक है? अब महाप्लस ऐश्वर्य की अगर हम बात करें तो यहां पर भी आप देखेंगे, इधर महा जो है ये पूर्व पद है और ऐश्वर्य उत्तर पद है। महा पूर्व पद का अंतिम वर्ण है आकार और ऐश्वर्य का ऐकार। दोनों के स्थान पर क्या हो गया? ऐकार। रूप क्या बना? महिश्वर्य, ऐसा रूप बनता है। ऐसी गंगा प्लस ओघा। अब गंगा जो रूप आपका है, अगर इसको हम देखें तो गंगा का जो आकार है, उत्तर पूर्व पद क्या है? गंगा, इसमें आ है, ओघा में ओ है। अब आ प्लस ओ बराबर क्या कहलाएगा? औ। क्या कहलाएगा? औ। ये वृद्धि है, ठीक है? रूप बनता है गंगौघ। इसी प्रकार से महा प्लस औषधि। अब महा प्लस औषधि के अंतर्गत क्या है? महा पूर्व पद का अंतिम वर्ण है आ, औषधि में उत्तर पद का आदि वर्ण है औ, दोनों के स्थान पर हो गया औकारादेश। रूप बना महौषधि, ठीक है? महौषधि ये आपका रूप बनेगा। तो इसमें आपको यही याद रखना है, वृद्धि संधि के अंतर्गत वृद्धि संज्ञा किसकी है? तो आ, ऐ और औ जो है ये आपके वृद्धि संज्ञक कहलाते हैं और यही आपके प्रयोग होते हैं, ठीक है? यही आपके क्या होते हैं? प्रयोग होते हैं। और ये जो वृद्धि संधि है ये गुण संधि का अपवाद सूत्र है। इसमें अपवाद स्वरूप बात की जाती है, वरना सब जगह गुण संधि ही प्राप्त। ये आपकी दूसरी संधि है। आप इसका अभ्यास और अच्छे से करेंगे और आप लोगों की अगर कोई डिमांड होगी तो मैं फिर आपको अभ्यास कार्य भी देता रहूँगा साथ साथ में, कि इसको अगर आप अभ्यास कर लेंगे तो आपको और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि बिना अभ्यास के तो विद्या जो है विष के समान हो जाती है। चलिए अगली संधि के बारे में बात करते हैं हम। अगली संधि है हमारे पास, देखिए ये संधि बड़ी प्रसिद्ध है और खूब प्रयोग की हमने। इसको कहते हैं दीर्घ संधि, लेकिन ये सवर्ण दीर्घ संधि है, ठीक है? दीर्घ संधि तो है लेकिन क्या है? सवर्ण दीर्घ संधि है ये। तो सवर्ण दीर्घ संधि है, इसमें आपको क्या करना है? इसका जो सूत्र है वो है अकाह सवर्णे दीर्घः। अकाह सवर्णे दीर्घः। अकाह जो है वो पंचमी विभक्ति का रूप है, पंचमी का एक वचन है अकाह, ठीक है? 5 एक, सवर्णे 7 एक और दीर्घा 1 एक। अब देखो दीर्घा 1 एक है तो ये तो आदेश है, ये तो आपको स्पष्ट हो गया।
सवर्णे जो है ये सात एक है, तो आपको ये भी स्पष्ट हो गया सात का जो अर्थ होता वो होता में या पर। ठीक है, में पर होता पर मान लीजिए हमने, तो सवर्ण परे रहते, सवर्ण परे रहते। और अकह में पंचमी है, तो इसका अर्थ क्या होता हमेशा आगे, उत्तर। तो अब पूरे सूत्र का अर्थ क्या निकलेगा कि अक से उत्तर। और अक क्या है आपका, अक जो है वो एक प्रत्याहार है। क्या है अक, अक बोले तो एक प्रत्याहार। ठीक है, अक बोले तो एक प्रत्याहार। तो कहते अक से उत्तर, अक प्रत्याहार में जो वर्ण आते अ ई उ रिल री, 5 वर्ण आ गए। तो कहते इससे उत्तर अगर सवर्ण अक ही परे हो तो, ठीक है, सवर्ण अक परे हो, सवर्ण अच परे हो। अब सवर्ण कैसे, मतलब क्या हमें ये देखना पड़ेगा वो हिंदू हैं, सॉरी पंडित हैं, ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, क्या है? सवर्ण का अर्थ वो नहीं है। सवर्ण संज्ञा होती है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से। सवर्ण कौन माने जाते हैं? तो सवर्ण माने जाते हैं जिनका प्रयत्न समान हो, स्थान समान हो। जिनका क्या है, स्थान समान हो और प्रयत्न समान हो, वो सवर्ण माने जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अकार जो है, ये जो आपका आ है और मान लीजिए ये आ है, ये दोनों सवर्ण हैं। क्यों है? क्योंकि इसका कंठ स्थान है, इसका कंठ स्थान है। ठीक है, इनका प्रयत्न भी समान है, इसका भी समान है। तो जिनका स्थान और प्रयत्न समान होता है उन्हें सवर्ण कहते हैं। ठीक है, और अगर सामान्य भाषा में समझना चाहें तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जब अक प्रत्याहार में जो वर्ण हैं आ ई उ रील री, इनके बाद अगर यही वर्ण फिर आ जाएं, उत्तर पद के आदि में भी यही वर्ण दोबारा से आ जाएं, तो फिर क्या होता है, दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पर सवर्ण दीर्घ एकादेश होता है। कैसा एकादेश होगा? सवर्ण दीर्घ एकादेश। ठीक है, देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं हम। और यहां पर उदाहरण दिया, जैसे मान लीजिए पूर्व पद के अंतिम में जो है आ या आ है और उत्तर पद के आदि में भी यही है। ठीक है, पूर्व पद के अंतिम में आ या आ है, उत्तर पद के आदि में भी आ या आ है, तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? आ, सवर्ण दीर्घ, उसी वर्ण का दीर्घ अक्षर, ना कि ह्रस्व अक्षर। तो दीर्घ तो आकार ही आएगा ना। इसी प्रकार से पूर्व पद के अंतिम में अगर ई या ई है और उत्तर पद के आदि में भी वही है, तो वहां भी सवर्ण दीर्घ होगा, ई। ऐसे पूर्व पद के अंतिम में अगर उ या उ है, उत्तर पद के आदि में भी उ या उ है, तो वहां भी सवर्ण दीर्घ, मतलब उ का आदेश। और इसी प्रकार से री और री, उत्तर पद के आदि में भी रिकार या रिकार, तो दोनों के स्थान पे होगा सवर्ण दीर्घ रिकार। ठीक है, यही संधि का निचोड़ है। हालांकि ये संधि बहुत प्रचलित है और आपने बहुत बार पढ़ी होगी, फिर भी जानकारी के लिए मैंने यहाँ पर दे दिया आपको। तो यहाँ पर चूंकि क्या है कि दोनों के स्थान पर, पूर्व और पर के स्थान पे कार्य किया जाता है, तो पूर्व पर के स्थान पर अगर हम कार्य करेंगे तो हमें वही आदेश प्राप्त होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर आ के बाद जो है, आ के बाद, ये आ के बाद अगर ई होता तो सवर्ण नहीं था, ये ईकार तालु है, आकार कंठ है, इसलिए ऐसी स्थिति में ये संधि नहीं हो सकती। संधि तो होगी लेकिन ये नहीं होगी। यहां पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि, आदि गुणा से। ठीक है, उदाहरण देखेंगे इसके। देखिए, हिम पिलस आलया। अब हिम पिलस आलया की बात करें तो हिम जो है उसका पूर्व पद हिम है, आलया उत्तर पद है। हिम में जो माँ का आ है ये पूर्व पद का आकार है, आलया का आकार उत्तर पद का आदि है। तो दोनों का देखो, ये स्थान काट वो कंठ है, इसका स्थान कंठ है, तो दोनों की क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा। अब इन दोनों के स्थान पे जो आदेश होगा वो दीर्घ आदेश होगा, सवर्ण दीर्घ। ठीक है, रूप बना आपका हिमालया, रवि, रवि प्लस इंद्रा, रवि का ई, इंद्रा का ई, दोनों मिला के हो गई ई, रूप बना रविंद्रा। भानु का उ, उदय का उ। ठीक है, इन दोनों के स्थान पर हो गया उकार आदेश, रूप बन गया भानुदया। ऐसी मातृ का री, ऋणम का री, इन दोनों के स्थान पे हो गया ऋकार आदेश,
और रूप बन गया मातृणम, ऐसा रूप बनेगा। तो आप इस बात को समझ गए होंगे, और नहीं समझेंगे कोई बात नहीं, फिर दोबारा समझ जाओगे। जरूरी नहीं कि हर चीज़ आपको समझ में ही आ जाए, एक एज का ही फर्क होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, झटके लेके ही समझोगे, समझ जाओगे। तो हिम प्लस आलया में माँ के आके और आलया के आके स्थान पे आकार आदेश हो गया, रवि के ई के स्थान पे और इंद्रा के ई के स्थान पर ईकारादेश हो गया। इसी प्रकार से दोनों जगह उकारादेश और ऋकारादेश के उदाहरण है, ठीक है। तो ये जो हैं आज हमने संधियां जो की वो 3 संधियां की हैं। पहले गुण संधि की, फिर वृद्धि संधि की, और इसके बाद हमने की सवर्ण दीर्घ संधि। और चूंकि तीनों संधियों की स्थिति एक जैसी होती है, पूर्व पर के स्थान पे कार्य होता है, इसलिए मैंने आपको तीनों संधियों को आज करा दिया है। और आप इनका बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको ये संधियां और अच्छे से आ जाएंगी, अच्छे से कंठस्थ हो जाएंगी, ठीक है। सभी के लिए नमः संस्कृताय।